नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी हाल ही में ये करंट का टॉपिक है। चूंकि 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संविधान दिवस 2015 से स्टार्ट हुआ कि 26 नवंबर को, जबकि 26 नवंबर 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 नवंबर 2015 को इस दिन को सेलिब्रेट करने की बात कही गई और उस दिन से लगातार हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाने लगा। लेकिन एक काला दिन भी है इसी डेट को, उसको हम थोड़ा आप तक बताना चाहेंगे। आप सब जानते भी हैं कि 26/11 के जो हमले हुए थे मुंबई में, आतंकवादी हमला, तो इसी दिन 26 नवंबर के दिन ही हुआ था। तो हमारे देश के लिए वो काला दिन है। और मनहूस पाकिस्तान जो कि कायरों की भांति कार्य करता है, आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में कराता है और जान धन की हानि करवाता है, उसने यह कृत्य कराया था। तो आज हम प्रस्तुत हुए हैं आप लोगों के समक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने के लिए। तो देखेंगे कि इसमें यह कैसे हम लोगों के समक्ष आया, ये कैसे विचार आया। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को गुजरात एक स्टेट है, गुजरात स्टेट के केवड़िया नामक स्थान पे 80वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस 80वें पीठासीन अधिवेशन में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और उन्होंने यह चर्चा कर दी कि एक देश और एक राष्ट्र, माने एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए। तो यह चर्चा जोरों से पकड़ ली। अच्छा, ये चर्चा कोई नई चर्चा नहीं थी, इसके पूर्व में भी इस तरह की चर्चाएं कई बार हो चुकी। पहली बार हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार जो चर्चा हुई वो सन 1999 में हुई। विधि आयोग ने जब अपनी 170वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की संसद में 1999 में, तब पहली बार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही गई थी। और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी इसका समर्थन किया और ऐसी बात कही। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसका समर्थन किया, बट 2003 में उनकी सरकार गिर गई और यूपीए सरकार बनती है और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जब ये बीजेपी का था, एनडीए का था, पर यूपीए आ जाती है तो बहुत दिन तक यह ठंडे बस्ते में चला जाता है। बाद में अगर हम बहुत सारा डिटेल बताने लगेंगे तो काफी लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम शुरू के कुछ बात कर रहे हैं और बाद के कुछ बात करेंगे। बीच में आपने जाना होगा कि फिर विधि आयोग ने बात की थी संसद में, फिर ओपी रावत जी थे पूर्व चुनाव आयुक्त, जिन्होंने 2018 में बात की थी कि चुनाव आयोग तैयार ही है, कि अगर आप एक राष्ट्र एक चुनाव कराना चाहते हैं तो चुनाव आयोग तैयार है। पर कुछ दिन बाद उन्होंने फिर कहा कि इसको संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत है, अगर वह संशोधन हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, हम चुनाव करा सकते हैं। आप जानते हैं कि वैसे भी जो हमारा चुनाव है, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, माने सांसद के लिए चुनाव हो, और चाहे हमारा विधायक के लिए चुनाव होता है, तो कई चरणों में होता है, एक साथ चुनाव नहीं होता है। अभी हाल ही में बिहार का हुआ तो 3 चरणों में हुआ। आपने पिछला लोकसभा का देखा होगा, 7 चरणों में मतदान हुए थे। तो अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है कि कई चरणों में उसको कराया जा सकता है, जो कि अच्छी बात है। हम आपको बता दें कि कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है अगर ये लागू होता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके पहले आप सभी जानते होंगे कि पहले 1947 में अंतरिम सरकार बनी, फिर एक सरकार बनी, पर पहले जो आम चुनाव हुए आप सब अच्छे से जानते हैं कि पहला जो चुनाव हुआ 1952 में पहले आम चुनाव हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, आप जानते हैं। तो 1952 से लेके और 1967 एक साथ ही चुनाव होते थे,
चाहे वो राज्यों का चुनाव हो और चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, तो एक साथ ही होते थे। तो कोई ये नई बात नहीं है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। हमारे 47 से लेते हुए अगर हम पूरी तरह 47 से देखें तो 67 तक इन 30 सालों में ये भारत में एक साथ ही चुनाव होते हैं। अगर हम वहीं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दें कि 1952 के चुनाव में 1952 का जो चुनाव हुआ था तो लगभग 4500 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से केंद्र के लिए 489 सीटें थी और 4011 सीटें विधानसभा की थी। तो एक साथ चुनाव होता था, कोई नई चीज नहीं है। और उस समय की 1952 का जो चुनाव हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें 17 करोड़ बालिग थे। माने 17 करोड़ वह बालिग लोग, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में वर्णित है कि जो भी वयस्क हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है वो सब मतदान देने के अधिकारी हो जाते हैं, पर उनका मतदान सूची में नाम होना जरूरी है। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं कि स्थानीय प्रशासकों द्वारा या स्वयं के द्वारा मतदाता सूची में आप नाम जुड़वाएंगे और आप आसानी से वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ब्रीफ दे दिया कि 1952 में क्या था और 67 से ये चुनाव हुए। अभी जो एक देश एक चुनाव हो रहा है, इसमें केवल कुछ बदलाव करने की तो जरूरत है। अनुच्छेदों में वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, पर बेसिकली जैसे हमारे यहाँ 3 तरीके के चुनाव होते हैं, 3 स्तरों पर अगर कह दें तो चुनाव होते हैं। पहला है तो केंद्र के स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, तीसरा है स्थानीय। आप सभी जानते हैं केंद्र मतलब जहां एमपी का चुनाव होता है, मतलब जिससे प्रधानमंत्री का निर्वाचन चुना जाता है। एमएलए जहां मुख्यमंत्री का होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का फुल फॉर्म होता है, एमएलए का होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी का होता है जहां विधान परिषद है वहां एमएलसी भी होते हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उनका फुल फॉर्म। और स्थानीय कौन सा है? स्थानीय है आपका नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती चुनाव। तो ये स्थानीय चुनाव होते हैं। तो हमारे देश में 3 स्तर पर चुनाव हो रहे हैं, पर जहां बात हम एक राष्ट्र एक चुनाव की हो रही है तो केवल इन 2 स्तरों की बात हो रही है, क्योंकि इनको केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, लेकिन स्थानीय चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। तो इसको बाहर ही रखा जाएगा, केवल केंद्र और राज्य को ही इस चुनाव में रखा जाएगा। और इसमें सिर्फ एक चीजें सिमिलर रहेंगी या एक चीज जरूरी आवश्यक है अनुच्छेदों के अलावा, जो है कि मतदाता सूची एक होनी चाहिए। जो मतदाता सूची इसके लिए होगी वही मतदाता सूची राज्य के लिए भी होगी। तो ये आप लोगों के ध्यान रखने वाली बात है। अब बात आती है कि क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं इसमें से। एक राष्ट्र एक चुनाव करने में हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता है। जैसा कि हमने अभी आपको पूर्व में ही बताया कि जब आदरणीय ओपी रावत जी पूर्व चुनाव आयुक्त 2018 में इस बात को कहते हैं तो उन्होंने कहा कि संविधान में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। अब वो संशोधन क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला संशोधन है कि अनुच्छेद 83(2) में संशोधन होना बहुत आवश्यक है। अब 83(2) क्या कहता है? 83(2) यह कहता है कि जो केंद्र सरकार का कार्यकाल होगा उसके प्रथम बैठक से लेकर अगले 5 साल तक उसका कार्यकाल होगा। तो इस पर संशोधन करने की जरूरत है। अब अगला संशोधन हमारा कहता है 85(2) अनुच्छेद 85(2) में भी संशोधन करने की जरूरत है। अब 85(2) ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन 85(2) हमारा कहता है, तो उसमें भी संशोधन करने की जरूरत है। फिर बात आती है 72(1) में, 172(1) अनुच्छेद 172(1) में संशोधन करने की जरूरत है। जो 172(1) ये कहता है कि विधानसभा में जो सरकारों का कार्यकाल होगा उसके प्रथम बैठक से अगले 5 साल तक का होगा, तो इसमें भी संशोधन करने की जरूरत है। हम बताएंगे क्यों संशोधन करने की जरूरत है। फिर अगला है अनुच्छेद 174(2). अब 174(2) ये कहता है कि राज्यपाल को यह शक्ति मिली हुई है 74(2) में, जो कि अपने
जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनको विघटित कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक अनुच्छेद है, आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में संशोधन करने की बहुत ही आवश्यकता है। ये 356 आप जानते हैं राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति शासन। जब केंद्र या किसी राज्य में बहुमत नहीं मिल पाता सरकारों को और सरकारें अपने कार्यकाल को बिना पूरा किए ही विघटित हो जाती हैं, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इसमें संशोधन करने की जरूरत है। अब समस्या, इसमें संशोधन की जरूरत क्या है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि 52 से 67 तक पहले ही चुनाव होते थे, पर 67 के बाद क्यों चुनाव अलग अलग होने लगे? तो हुआ ये कि जो राज्य सरकारें थी वो किन्हीं कारणवश गिरना प्रारंभ हो गई, या तो अल्पमत में गिरना चालू हो गई या किसी और वजहों से। तो मध्यावधि चुनाव करने की आवश्यकता पड़ी। तो मध्यावधि जो चुनाव हुआ वो हुआ और धीरे धीरे कार्यकाल उनका 5 साल का बदलता चला गया। इस वजह से अलग अलग, माने केंद्र के स्तर पर अलग चुनाव होते हैं और हर राज्य पर चुनाव होते रहते हैं। अब एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत क्यों है हमारे देश में? आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पूरे साल भर कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में किसी न किसी प्रकार का चुनाव होता है। कभी वो लोकसभा चुनाव हो रहा होता है, कभी विधानसभा चुनाव हो रहा होता है, या स्थानीय चुनाव हो रहा होता है, तो किसी ने, या बाई इलेक्शन हो रहा होता है, उपचुनाव। देखते हैं कि दल बदल से विधायक हट जाते हैं तो वहाँ चुनाव होता है, या इस्तीफा दे देते हैं तो 6 महीने के अवधि के अंदर चुनाव कराना होता है, तो होता रहता है। तो हमारे देश में लगातार साल भर चुनाव होता रहता है, जिससे बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके कुछ फायदे और नुकसान हम आपको बताएंगे कि इसके फायदे नुकसान क्या है। जो एक देश एक चुनाव के फेवर में है उनका अपना अलग पक्ष है, जो इसके विरोध में है उनका अपना अलग पक्ष है, पर हम सब अपना पक्ष रख रहे हैं। इसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव से सबसे बड़ा फायदा तो हमें होना है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे पैसे की बचत होगी। सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि चुनाव में इतना खर्च होता है कि इससे हमारा विकास कार्य बाधित होता है। अगर उस पैसे को सही जगह लगाया जाए, अगर इतना चुनावों में खर्च न किया जाए, तो और भी हमारे देश को बहुत सारी अच्छी जगहों पर लगाया जा सकता है, हमारे देश को विकसित किया जा सकता है। दूसरा क्या फायदा होगा? दूसरा ये फायदा होगा कि प्रशासनिक अमले जो इस चुनाव में लगे रहते हैं उनको इससे एक समय के बाद आजादी मिल जाएगी, और वह जो प्रशासनिक सुधार लोकल लेवल पर करना चाहेंगे वो आसानी से कर सकते हैं। देखिए कि सेनाएं हमारी लगती हैं चुनाव में। आपने देखा होगा कि पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री, मिलिट्री तक लगाई जाती है कि चुनाव पारदर्शी रूप से संचालित हो, और वो भी चुनाव में कहीं न कहीं बिजी रहते हैं। वो चूंकि अगर हमारी पुलिस है तो लोकल जो क्राइम हो रहा है उस पर ठीक से लगाम नहीं लगा पाती, क्योंकि उसकी ड्यूटी दूसरी जगह लग गई है। सीमा पर अगर तनाव चल रहा है तो हमारी सेनाएं यहाँ चुनाव करा रही है, तो वहाँ भी समस्याएं हैं, तो एक आज़ादी मिल जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अध्यापक। हमारे जो बेसिक जरूरतें हैं, शिक्षा में अध्यापक जुड़ा रहता है। पर आप देखते हैं कि अध्यापक की ड्यूटी जरूर चुनाव में लगेगी, चाहे वो वोटर लिस्ट बनाना हो, चाहे वो जनगणना करनी हो, और चाहे चुनाव संपादित करना हो, चाहे पीठासीन अधिकारी बने, चाहे 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, माने जितने भी चुनाव आप कराने जाएंगे, अगर आप जहां वोट डालने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि केवल शिक्षक ही लगे रहते हैं वहां, पीठासीन अधिकारी से लेके, तो वो भी कहीं ना कहीं चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमराती है। जो हमारे देश का भविष्य है, बच्चों हैं, उनके भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ होता रहता है, परोक्ष रूप से ही होता रहता है। ये देखो, सरकारी काम में ही व्यस्त हैं, पर लगातार चुनाव रहने से उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं कि अगर एक बार चुनाव होगा तो एक बार आसानी से चुनाव होगा, और जो इनको जो कार्य दिया जाएगा वो कर लेंगे, और दूसरे कार्य इससे बाधित नहीं होंगे। और सरकारें फ्री नहीं होंगी, चुनाव के बाद फ्री रहेंगी, और वो जो अपना काम विकास कार्य में लगाएंगी। आप जानते हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव कहीं हो रहा है, जैसे अभी
बिहार में ही चुनाव हुआ, आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और बहुत सारे मंत्री हमारे वहां चुनाव प्रचार में चले गए हैं। यद्यपि वो पार्टी से जुड़े हैं तो जाएंगे ही, तो उसमें वो हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए और हमारे लिए वो सही समय नहीं दे पा रहे हैं कि और विकसित माने कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारा देश बढ़ता चला जाए। तो एक चुनाव होने से थोड़ा सा फायदा होगा। अब इसके नकारात्मक क्या पहलू है? नकारात्मक इसमें यह है कि जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए ये आशंका है, क्योंकि एक चुनाव होगा उस समय केंद्र के लिए भी चुनाव होता रहेगा, राज्यों के लिए भी होता रहेगा, तो जो हमारे सड़क नाली इन सब के मुद्दे हैं ये सब कहीं ना कहीं दब जाएंगे। वो राष्ट्र स्तर के मुद्दे ही ज्यादा हावी रहेंगे और हम उनसे इन्फ्लुएंस रहेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ा सा लिटरेसी रेट भी 100% नहीं है, साक्षरता की कमी है, ठीक है। तो इससे लोगों को थोड़ा सा चुनने में समस्याएं आ सकती हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर हमको किसको चुने, राज्य केंद्र स्तर पर किनको चुने, तो थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। और जब सबसे जरूरी है कि इसमें जो राष्ट्रीय पार्टी है उनको बहुत सारा फायदा मिलेगा, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो ये हम आपके समक्ष ये करंट अफेयर का टॉपिक लेके आए हैं। ये हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दें अवश्य हमको, जिससे हम आप तक और अच्छे विषयों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।